चैप्टर 1 द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है और इस वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। सभी पार्ट्स और सभी चैप्टर का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू करें। सैटेलाइट्स द हेवनली बॉडीज डेट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट वो होते हैं, ऐसी हेवनली बॉडीज़ हैं जो किसके चारों तरफ, अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उनको सैटेलाइट बोलते हैं। लाइक द प्लैनेट सैटेलाइट आल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। जैसे प्लैनेट्स की अपनी लाइट और हीट नहीं होती, ऐसी सैटेलाइट्स की भी अपनी लाइट और हीट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन। और वो सन की रोशनी से ही, सन की लाइट से ही वो चमकते हैं, लाइट को रिफ्रैक्ट करके। ईच प्लैनेट हैज़ वन और मोर सैटेलाइट। जो हर एक प्लैनेट है उसका या तो एक सैटेलाइट है या एक से ज़्यादा भी सैटेलाइट हैं, एक्सेप्ट द मरकरी एंड विनस। मरकरी और विनस को छोड़ के, मरकरी और विनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आवर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट। और हमारी अर्थ का सिर्फ वन सैटेलाइट है। आप उसको जानते हो, वो कौन है? मून। वी कॉल इट द मून। वो कौन है? मून है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो अर्थ का ओनली वन सैटेलाइट है। एज ऑफ 2015 सैटर्न हैज़ 53 जो शनि ग्रह है यानी कि सैटर्न प्लैनेट है उसके 53 चंद्रमा है यानी कि 53 उसके सैटेलाइट हैं। जुपिटर के 50 हैं और यूरेनस के 27 सैटेलाइट हैं। नेपच्यून के 13 सैटेलाइट हैं और मार्स है उसके 2 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब आगे हम मून के बारे में पढ़ेंगे। द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। जो मून है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। जो मून है वो अर्थ, जो सेलेस्टियल बॉडी है वो अर्थ के सबसे पास जो सेलेस्टियल बॉडी पाई जाती है वो कौन है? मून है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। और इसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। द मून आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट विच इट रिसीव फ्रॉम द सन। और मून को जो सन से जो रोशनी मिलती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है और उसी के कारण वो मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मून की अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून अपने चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूमता है और अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज द सेम, दैट इज 27.3 डेज। जो मून अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन लगाता है और अर्थ के चारों तरफ रोटेशन लगाता है उसका जो टाइम है वो इक्वल है। कितना टाइम है? 27.3 डेज में मून अपने चारों तरफ भी, खुद के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और अर्थ के चारों तरफ भी सेम टाइम है। ठीक है, ड्यू टू द सेम पीरियड ऑफ बोथ द मूवमेंट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इसी मूवमेंट के कारण, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के कारण, ठीक है, क्योंकि दोनों उसकी जो मूवमेंट है वो सेम है, सेम टाइम पीरियड के लिए हैं, ओनली वन साइड, इसलिए हमें मून की सिर्फ वन साइड ही दिखाई देती है जब हम उसको अर्थ से देखते हैं। ठीक है, वो पूरा हमें गेंद की तरह दिखाई नहीं देता, उसका एक सामने वाला पार्ट ही हमें दिखाई देता है। द अदर साइड ऑलवेज रिमेन्स इनविजिबल। जो मून की जो दूसरे वाली साइड है, ठीक है, वो हमें इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती। द मून हैज़ ए बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स, वैली एंड क्रेटर। मून जो है, एक मून पे कैसी जगह है? बिल्कुल बंजर जगह है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। वहाँ पे उसमें प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वैलीज़ हैं और क्रेटर्स हैं, यानी कि बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। Scientists believe that long ago Earth collided with another space object and resulted in throwing a big chunk of rocky material into the space, and that led to the formation of the moon। जो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि मतलब कि बहुत समय पहले जो अर्थ की टक्कर किसी स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हो गई, जिसके कारण अर्थ से ही टूटकर जो अर्थ मतलब
अर्थ से ही चंक ऑफ रॉक्स निकली, रॉकी मटेरियल निकला, यानी कि कुछ टुकड़े रॉक्स के निकले, और उसी से ही मून बना है बाद में, उसी से ही, उन्हीं टुकड़ों से ही, उन्हीं रॉक्स के टुकड़ों से ही मून की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि जो अर्थ है, जो मून है, वो अर्थ से ही बना है। द मून डज नॉट हैव एटमोसफियर अराउंड इट, और जो मून है उसका कोई एटमोसफियर नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम इन द लाइट ऑफ द सन एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट और इन शेडो, और यह दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। द टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन 214 डिग्री ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स डाउन -184 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। दिन में जो मून का टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर, वो कितना हो जाता है 214 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है ये। और जब रात में जब ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है, माइनस में चला जाता है, -184 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दस नो लाइफ कैन पॉसिबली एग्जिस्ट ऑन द मून, इसलिए जो सन, जो मून के ऊपर लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मून पे कोई भी लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या तो ज़्यादा गर्म है, दिन में ज़्यादा गर्म होता है, रात को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और आगे हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून के बारे में, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन विच इज़ विजिबल टू अस, और हम ये पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि सिर्फ मून की एक साइड ही हमें दिखाई देती है जो सन से रोशनी से चमकती है, दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं देती। द पोजिशन ऑफ द मून इज रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। द पोजिशन ऑफ द मून इज़ इन रिलेशन टू सन, जो मून की जो पोजिशन है सन के साथ वो बदलती रहती है, ठीक है। सन के अगर उसमें बात करें, जो मून की पोजीशन है सन से वो बदलती रहती है। व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज़ फुली हिडन फ्रॉम आवर व्यू इट इज़ कॉल्ड द न्यू मून। और जब हमें जब मतलब जो मून, जो चमकता हुआ मून जब हमें मतलब दिखाई नहीं देता, कहने का मतलब जब बिल्कुल छिप जाता है मून, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, जिसको हिंदी में अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता। द विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाय डे आफ्टर द न्यू मून डे। न्यू मून डे के बाद अब चांद धीरे 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 हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एट फर्स्ट द मून अपीयर्स इन क्रीसेंट फेज, सबसे पहले मून हमें क्रीसेंट फेज में दिखाई देता है। ऑन 8th डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आवर व्यू, और 8वें दिन हमें आधा चांद दिखाई देना शुरू हो जाता है। द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 डेज, और पूरा चांद हमें 15 डेज के बाद दिखाई देना शुरू हो जाता है। व्हेन हाफ ऑफ इट्स रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड, जब उसका आधा चक्कर कंप्लीट हो जाता है मून का। द डे व्हेन द मून इज कम्प्लीटली विजिबल टू अस इज द फुल मून डे, और जिस दिन मून हमें पूरा दिखाई देता है, कंप्लीट दिखाई देता है, उसको फुल मून डे कहते हैं, जिसको हिंदी में पूर्णिमा कहा जाता है। आफ्टर दिस डे द डिक्लाइन ऑफ द मून्स इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट, और इस दिन के बाद, पूर्णिमा के बाद, फिर से चांद घटना शुरू हो जाता है, मतलब हमें फिर से वो छोटा होना शुरू हो जाता है, उसकी जो रोशनी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। हमें फिर घटता हुआ दिखाई देता है उसके बाद, पूर्णिमा के बाद चांद। The illuminated part slowly disappears and the moon again come to the position of new moon। अब illuminated part of the sun of the moon, अब क्या होता है, वो जो हमें चमकदार चांद दिखाई देता है वो धीरे 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 वो फिर से गायब हो जाता है, और फिर से वो कौन सी पोजीशन में आ जाता है, न्यू मून वाली पोजीशन में आ जाता है, यानी कि अमावस्या में वो फिर से चांद आ जाता है। तो ये दिखा रखा है, ये न्यू मून है, चांद का कुछ भी पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये क्रेसेंट फेस है, इसमें थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है, फिर आधा चांद दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला का मतलब है रोशनी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर ये फिर धीरे 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 फिर इतना हो गया, फिर ये पूरा चांद दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, फिर न्यू मून पे चला जाता है। 15 दिन के बाद हमें फुल मून दिखाई देता है, फिर 15 दिन के बाद हमें न्यू मून दिखाई देता है। न्यू मून का मतलब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता आसमान में, ठीक है, चांद। The phases of the moon are used to determine the lunar dates and fixed to the duration of lunar
मंथ्स इन इंडिया एंड अरब कंट्रीज़। और जो इन फेजेस ऑफ मून के आधार पे ही जो अरब कंट्रीज़ में और इंडिया में कुछ बनाई गई हैं महीने वगैरह डेट फिक्स की गई हैं। ठीक है, द हिंदू एंड द मुस्लिम फेस्टिवल सच एज दीपावली एंड ईद आर यूजली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लूनर डेट्स एंड मंथ्स। और जो हमारे हिंदुओं के कुछ त्यौहार और मुस्लिम्स के जितने लगभग सभी त्यौहार जैसे कि दीपावली होगी, ईद आ गई, ये मून की डेट्स को देखकर ही, मून के फिजिक्स को देखकर ही डिसाइड की जाती हैं। अब आगे है अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडी भी हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सन, स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर अदर सेलेस्टियल बॉडी आल्सो लाइक एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स एंड कॉमेट्स एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारे सन, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी कुछ सेलेस्टियल्स बॉडी हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि एस्ट्रियॉड, मीटियोर्स और कॉमेट्स। ठीक है, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आगे एस्टेरॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट डैट ऑर्बिट आवर सन। ठीक है, ये क्या है? रॉकी यानी कि जैसे आप कह सकते हैं पत्थर से बने हुए कह सकते हैं। ठीक है, रॉकी मटेरियल है एक। ठीक है, और ये जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे कैन बी फ्यू फीट वाइड टू सेवरल हंड्रेड माइल्स वाइड। और ये जो रॉकी मटेरियल है, ये एस्टेरॉयड है, ये कुछ फीट चौड़े हो सकते हैं या फिर और बहुत ज़्यादा मतलब सैकड़ों फीट सैकड़ों माइल्स चौड़े भी हो सकते हैं। Most asteroids orbit our sun, a star in a region of space between the orbit of Mars and Jupiter, known as एस्टेरॉयड बेल्ट। और जितने भी एस्टेरॉयड हैं, वो अधिकतर एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं? वो किस किस के बीच में पाए जाते हैं? मार्स प्लैनेट है और जुपिटर भी प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में अधिकतर एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं, जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड अधिकतर पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया मीटेरॉयड्स। मीटेरॉयड्स क्या होते हैं? आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस इन स्पेस। ये भी जो पत्थरों के मतलब आप कह सकते हैं रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और फिर और या फिर मलबा है उनका, धूल मिट्टी वगैरह है। ठीक है, इन स्पेस के अंदर। ठीक है, इनको मीटेरियोड्स बोल सकते हैं। दे बिकम मीटियर्स और शूटिंग स्टार। इनको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। जैसे आपने आसमान में देखा होगा रात को कभी कि हमें टूटता हुआ जिसको तारा कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई जो तारा टूट गया, वो तारा नहीं होता, वो क्या होते हैं भाई? मीटियोर्स होते हैं। when they fall through the earth atmosphere, leaving a bright trail as they are heated by the friction of the atmosphere। जब मीटेरॉयड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं किसी कारण से, तो फिर क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण, एटमॉस्फेयर के साथ रगड़ के कारण वो क्या हो जाते हैं भाई? जल जाते हैं। यानी कि फिर उनमें से क्या, एक ट्रेल, एक मतलब आपको रोशनी सी दिखाई देती है। ठीक है, ब्राइट रोशनी दिखाई देती है आपको जलने पर। ठीक है, जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। Most of them break up in atmosphere before they can strike the surface as meteoroids। अधिकतर उनमें से जितने भी मीटेरॉयड्स हैं, वो क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होने के कारण वो जल जाते हैं। मगर कुछ एक आध मीटेरॉयड्स क्या भाई पृथ्वी पर भी पहुँचे जाते हैं। ठीक है, उनको मीटेरॉइड्स बोलते हैं। जो मीटेरॉइड्स पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, उनको मीटेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, एक पत्थर सा, फिर उसको वैज्ञानिक उस पर शोध करते हैं। अगर कोई मिल जाए उनको, मीटेरॉइड्स अगर मिल जाए उनको, तो फिर उस पर जो वैज्ञानिक है उस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो स्पेस से आया है। अब डू यू नो में क्या है? ए क्रेटर इज डिप्रेशन विच मे बी फॉर्म्ड आइदर बाय फॉलिंग ऑफ लार्ज मेटेओर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और बाय द वोल्केनिक इरप्शन। जो क्रेटर होता है यानी कि गड्ढा आप कह सकते हैं, वो क्या होता है? गड्ढा एक तरह का क्या है? क्रेटर क्या है? एक तरह का गड्ढा है। डिप्रेशन यानी कि गड्ढा है, जो किसके कारण बनता है? या तो फिर कोई बड़ा सा मीटियोर्स पृथ्वी पर एक सरफेस पे गिर जाए, या फिर वोल्केनो की वजह से भी वो गड्ढा बन सकता है। ठीक है, उसको ही हम क्रेटर बोलते हैं। मीटियर्स क्रेटर ऑफ नॉर्थ एरिजोना USA इज़ नियरली 1 माइल्स अक्रॉस
2.5 miles in circumference and more than 550 feet deep। जो नॉर्थ एरिजोना यूएसए में, अमेरिका में एक मीटियोर्स क्रेटर है, मीटियोर्स के द्वारा बना गया क्रेटर है। मीटियोर्स गिरी थी वहाँ पे, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया, जो लगभग नियरली 1 माइल अक्रॉस, 1 माइल का गड्ढा है वो। 2.5 माइल्स इन सर्कमफ्रेंस, उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2.5 माइल्स है। और कितना गहरा है वो? 550 फीट वो डीप है। आगे है कोमेट्स। कोमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद ए हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। कोमेट्स भी स्मॉल बॉडीज़ हैं जिनमें एक हेड होता है और एक लंबी उनकी चमकदार पूंछ होती है। ठीक है, इस तरह का होता है, ये इसका हेड है और ये चमकदार इसकी पूंछ है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डस्ट। और ये किससे बने होते हैं? कोमेट्स डस्ट से बने होते हैं, एंड फ्रोजन गैसेज। और मतलब गैसों से ये बने होते हैं, ठंडी गैसों से बने होते हैं, जमी हुई गैसों से बने होते हैं। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। और ये आसमान में बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं। ए कॉमेट नोन एज हेलीज कॉमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 ईयर्स इंटरवल। ठीक है, ये भी चक्कर काटते रहते हैं सन का। और ये एक हेलीज नाम का एक कॉमेट है जो 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।